welcome to CodeGen. In this video we'll learn about bindings in Angular. ठीक है, तो हमारे पास अभी हम लोग 5 टाइप्स ऑफ बाइंडिंग्स हैं हमारे पास. ठीक है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, क्लास, एट्रीब्यूट एंड इवेंट बाइंडिंग. तो लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन. ठीक है, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है, अभी हम लोगों ने देखा कि इंटरपोलेशन कैसे काम करता है. जब हमें किसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करी और उसको हमने इन टू करली ब्रेसेस कॉल कर दिया. ठीक है, सो यू कैन सी हेयर इट इज़ CodeGen. ये हमारा इंटरपोलेशन हो गया. बट अब हम अगर हमें किसी अपने फील्ड वेरिएबल को बाइंड करना है HTML की प्रॉपर्टीज़ से, HTML डॉम की प्रॉपर्टीज़ से, तो वो हम कैसे कर सकेंगे? बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है, अब जैसे एंकर टैग है, तो एंकर टैग की इसकी एक डॉम प्रॉपर्टी होती है हाइपर रेफरेंस. ठीक है, जिसमें आप डिफरेंट किसी वेबसाइट का लिंक पास करते हैं. तो हमने उसको लिखा और यहाँ पे 2 करली ब्रेसेस यूज़ कर लिए, लाइक दिस एंकर टैग and remove this. Let's paste the text and in hyperreference हम लोग कुछ इस तरह से कर सकते थे कि https://google.com. ओके, तो ये ऐसे ही काम करेगा, नो डाउट. ठीक है, बट अब अगर हमें इसे एंगुलर के वेरिएबल को एक्सेस करके कराना है, क्योंकि जब आप लूप चला रहे होते हैं या मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो आपके पास हर चीज़ स्ट्रिंग में नहीं होती है. ठीक है, आपके पास वेरिएबल होते हैं जिनसे आपको उनकी वैल्यू एक्सेस करनी रहती है. तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी डिफाइन करी, माई लिंक, और मैं माई लिंक को अभी यहाँ लिख देता हूँ. अब माई लिंक अभी स्ट्रिंग कंसिडर होगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने किसी तरह की कोई बाइंडिंग नहीं करी है. सो इफ़ यू सी, ये लोकलहोस्ट 4200 माई लिंक पर रिडायरेक्ट कर रहा है. एंड इफ़ जब हम इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे, तो अब ये क्या करेगा? अब ये वेरिएबल फाइंड करेगा इसकी रिस्पेक्टिव कांस्टेंट फाइल में. और सपोज अभी यहाँ माई लिंक है, अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, तब क्या होगा? तो हमारे पास एरर आ जाएगी. ठीक है, जैसे यह देख रहे हैं, ये कंपाइल नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि माई लिंक प्रॉपर्टी थी जो उसे मिली ही नहीं. सो दिस इज़ हाउ वर्क्स. ठीक है, अब हम यहाँ पे आए और ये रिफ्रेश करा, ये देखिए इट इज़ वर्किंग एज एक्सपेक्टेड. सो दिस इज़ हाउ प्रॉपर्टी बाइंडिंग वर्क्स. ठीक है, तो अब प्रॉपर्टी बाइंडिंग का जो मेनली यूज़ होता है वो हम लोग फॉर्म्स में करते हैं. ठीक है, और जब टेबल बनाते हैं तब करते हैं. तो कोई भी चीज़ जो डायनेमिकली बाइंड करनी है, तब हम ये करली ब्रेसेस का यूज़ करके प्रॉपर्टी बाइंडिंग कर सकते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं स्टाइल बाइंडिंग में. सो स्टाइल बाइंडिंग में बेसिकली हम वही यूज़ करते हैं प्रॉपर्टी बाइंडिंग का सिंटेक्स. बस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम जो एट्रीब्यूट है, स्टाइल एट्रीब्यूट, उसका जो ng स्टाइल एट्रीब्यूट है एंगुलर में, उस पर हम अप्लाई करते हैं और इस वेरिएबल में हम अपनी क्लासेस स्टोर कर सकते हैं या स्टाइल स्टोर कर सकते हैं. सो फॉर स्टाइल बाइंडिंग वी यूज़ ng स्टाइल एंड फॉर क्लास बाइंडिंग वी यूज़ ng क्लास. सो लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल. ओके, सपोज अभी हमारे पास एक एंकर टैग है और इसमें ये कुछ लेट्स कॉपी एंड दिस. अभी हमारे पास ये एक बेसिक सा गूगल लिखा हुआ है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इस पर स्टाइल अगर हमें लगानी है, तो स्टाइल कलर रेड, स्टाइल इम्प्लीमेंटेड. दिस इज़ हाउ वी अचीव स्टाइल्स. ठीक है, कस्टम इनलाइन स्टाइल अगर लगाना हो. लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये स्टाइल मल्टीपल्स के लिए हो, ठीक है, और आपके पास डायनेमिकली चेंज हो रहा हो, तब आप क्या करेंगे? ठीक है, फॉर दैट कंडीशन वी हैव ng स्टाइल. ओके, वी कैन राइट दिस. अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी वैल्यू डिफाइन करी. ठीक है, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं कलर एंड रेड. दिस इज़ हाउ वी कैन अचीव. सपोज अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन गेट चेंजेस. अभी मैंने इसको पर्पल कर दिया. सो ये देखिए पर्पल है. ठीक है, या फिर इसको येलो कर देते हैं. सो हियर इट इज़. तो ये चेंजेस हो रहे हैं. ठीक है, आप यहाँ से इस तरह से चेंज कर सकते हैं.
ठीक है। लेकिन ये फिर कहीं ना कहीं स्ट्रिंग बाइंड हो गई, ठीक है। आपने एक सिंपल वैल्यू पास कर दी, अब आपको इसको रन टाइम में अगर चेंज करना होगा या डायनेमिकली चेंज करना है तो भी ये अचीवेबल नहीं है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉपर्टी को डिफाइन कर लेंगे अपने ऐप कंपोनेंट में और इसको एक्सेस कर लेंगे ऐसे, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी कि हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा, उसमें ऑब्जेक्ट बना के प्रॉपर्टीज असाइन कर दी, जितने भी सीएस की जो भी आपको मॉडिफिकेशन कराने हैं, और अब हमने इसको विथ स्टाइल बाइंडिंग एक्सेस कर लिया। सो अब यहाँ पे आप मल्टीपल स्टाइल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे अभी तो यहाँ पे सिंगल है, सो आपको लग रहा होगा कि इट इज़ ऑफ नो यूज़ कि अब जब हमें स्टाइल खुद ही पास करनी है सिंगल, तो हम डायरेक्टली स्टाइल दे देंगे या फिर CSS फाइल इंपोर्ट करा देंगे। बट व्हाट इफ़ कि आपको मल्टीपल कंडीशन चाहिए, जैसे अब यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करें कि कंडीशन लगा दें कि जब हमारा सेट स्टाइल 1 हो, इफ़ सेट स्टाइल इक्वल टू 1, ये हम लोग टर्नरी कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, तब हमें स्टाइल 1 दिखे, और अगर ऐसा ना हो तो 2 दिखे। जनरली आपने देखा होगा टेबल्स में इवन और ऑड रोज पे मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल्स होती हैं, ठीक है। तो वो तो या तो आप प्री डिफाइन यूज़ कर लेंगे या फिर आप इस तरह के वेरिएबल का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये दोनों ग्रीन आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की माई स्टाइल जो वेरिएबल हमने डिफाइन करा तो उसकी वैल्यू 1 है। अब जैसे ही मैं इसको 2 करूँगा, अब देखिए ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ पावरफुल एनजी स्टाइल इज़, कि आप एक सिंगल लाइन में बिना ही कोड को डिस्टर्ब करें और बहुत ही ईजिली अंडरस्टैंडेबल कोड लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ हाउ यू कैन एनजी स्टाइल, यू कैन अचीव एनजी स्टाइल, ठीक है। सो अब आप इसको मल्टीपल तरह से लिख सकते हैं, इसके लिखने के कई सारे मेथड हैं। आप यहाँ पे वेरिएबल ना पास करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते थे, या फिर अब अगर आप चाहते हैं कि कलर के अलावा और भी आपको चीज़ें देनी है, ठीक है। सपोज़ हम दे देते हैं फॉन्ट साइज, ओके। सो इट इज़ ऑफ दिस इज़ हाउ यू कैन डिफाइन प्रॉपर्टी। हम यहाँ पे दे देते हैं मान लिए 18 पिक्सल। अब ये थोड़ा सा बिगर हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज को हम कर देते हैं 25 पिक्सल। तो इस तरह से आप मल्टीपल जो भी स्टाइल आप चाहें वो स्टाइल बाइंड कर सकते हैं। अब सिमिलरली हम बात करते हैं क्लास बाइंडिंग की, तो क्लास बाइंडिंग इज़ नथिंग बट यहाँ पे हम स्टाइल्स का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। अब आपको पता है कि स्टाइल जब आपको एक दो लाइन ऑफ CSS मॉडिफाई करनी है तो आप स्टाइल लिख दें। अगर आपके पास एक दो लाइन से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, सपोज हमने यहाँ 2 क्लासेस डिफाइन करी, रेड और ब्लू। अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था कि सिर्फ 2 प्रॉपर्टी मॉडिफाई करी थी, कलर और फॉन्ट साइज। अब सपोज हम यहाँ मल्टीपल चीज़ें कर लेते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल रिक्वायरमेंट है, सपोज फॉन्ट साइज़ हम इसको दे देते हैं 20 पिक्सल, यहाँ पे आते हैं इसको देते हैं 30 पिक्सल। तो ये तो हो गया हमारा फॉन्ट में चेंज। एंड अब अगर हम चाहते हैं कि फॉन्ट वेट भी हमारा बोल्ड दिखे तो हमने किसी में बोल्ड दे दिया, ठीक है। यहाँ पे हम जाते हैं बॉक्स शैडो, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो या इन नंबर ऑफ़ प्रॉपर्टीज़ हो तो वहाँ पे स्टाइल बाइंडिंग यूज़ करने से अच्छा है कि आप क्लास बाइंडिंग यूज़ करें। तो उसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे 2 वेरिएबल यूज़ करें, ठीक है, और उन वेरिएबल में उन क्लास को इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। अब ये क्या है, ये हमने एनजी क्लास का सिंटेक्स हाइपर रेफरेंस जो हमारा सेम था, ठीक है वी कैन सी। अभी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों में सेम क्लास है, ठीक है। अभी मान लिए हम इसको कुछ इस तरह से कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये चेंज आ गया, ठीक है। सो दीज आर 2 डिफरेंट क्लासेस। अब ये हमारे पास 2 एलिमेंट है, ठीक है। सो एनजी क्लास माई क्लास 2। अब हम क्लास को यहाँ पे भी टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। सो
एंगुलर ने हम लोग को इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर आपको एक दो लाइन ऑफ CSS मॉडिफाई करनी है किसी पेरेंट या चाइल्ड एलिमेंट के बिहाफ पे, या कोई भी ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन पे, सपोज हम चाहते हैं क्लिक हो तो कलर चेंज हो जाए, या फिर कोई फील्ड इनवैलिड है तो कलर चेंज हो जाए, तो इस तरह से हम स्टाइल बाइंडिंग कर सकते हैं। और अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट का या पैराग्राफ का या डिव का या लाइन का स्पेसिफिकली मॉडिफाई करना है तो हम क्लास बाइंडिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एट्रीब्यूट बाइंडिंग की। तो अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी बाइंडिंग पढ़ी, ठीक है, अब फिर एट्रीब्यूट बाइंडिंग, तो ये दोनों तो कहीं ना कहीं सेम ही होते हैं कि हाँ इसके प्रॉपर्टी और बाइंडिंग सेम है। तो इसके लिए एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं कि बेसिकली प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या क्या है। ओके, सो जब भी हम कोई प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, सपोज हमारे पास एक इनपुट है और हमने इसकी वैल्यू सेट कर दी कोड जेन। ओके, अब भी क्या है कि ये इनपुट जो है हमारा ये कोड जेन डिस्प्ले कर रहा है, बट अब हम जब इसको चेंज कर दें, सपोज यहाँ कोड हो गया, ठीक है, तो प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में डिफरेंस क्या हुआ कि प्रॉपर्टी हमेशा आपको इनिशियल वैल्यू रिटर्न करेगी, जबकि सॉरी वाइस वर्सा कह दिया, एट्रीब्यूट हमेशा आपको इनिशियल वैल्यू रिटर्न करेगा और प्रॉपर्टी क्या होती है, डॉम प्रॉपर्टी होती है, तो वो चेंज होने लगती है। सपोज अभी हम इसमें एक छोटा सा चेंज कर दें, मान लीजिए ID माई इनपुट कर दिया, ठीक है, टू मेक यू क्लियर। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे गए और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, एंड यहाँ पे हम अपना जो ID हम लोगों ने इनपुट बनाया था उसको प्लेस करते हैं, ठीक है, सॉरी मैंने करली ब्रेसेस मिस कर दिया। सो है यू कैन सी वैल्यू ID कोड जेन। ओके, अभी हम इसको चेंज करते हैं, मान लीजिए कोड G कर दिया मैंने, एंड अगेन अब देखिए अब ये वैल्यू चेंज नहीं हुई। क्यों नहीं चेंज हुई? क्योंकि ये हम लोगों ने एज अ एट्रीब्यूट पास करी थी और ये हमेशा इनिशियल वैल्यू लेगा, जबकि इसकी करंट वैल्यू क्या है, कोड G। सो आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि लेट माई एलिमेंट या फिर लेट ELEM इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए टू मेक इट अंडरस्टैंड। अब ये हमारा एलिमेंट आ गया। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट। ओके, अब जब हम गेट एट्रीब्यूट करेंगे और एट्रीब्यूट का नाम है हमारा वैल्यू। ओके, तो ये क्या दे रहा है हमें, कोड जेन, बट इफ वी राइट समथिंग एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो ये क्या दे रहा है हमें, कोड G। आई होप ये आपको समझ में आया हो कि एलिमेंट और प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या होता है। सो प्रॉपर्टीज बेसिकली हमेशा क्या रिटर्न करेगा, एक वैल्यू जो उससे इनिशियलाइज करी गई है, लेकिन एट्रीब्यूट हमेशा क्या रहेगा, एट्रीब्यूट हमेशा किसी भी एट्रीब्यूट हमेशा इनिशियलाइज वैल्यू रिटर्न करेगा और प्रॉपर्टी हमेशा उसकी अपडेटेड वैल्यू रिटर्न करेगी। सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया हो। सो एज पर दिस हम आगे बढ़ते हैं कि हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग करी और यहाँ पे एट्रीब्यूट बाइंडिंग है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में एक और चीज़ रहती है कि प्रॉपर्टीज़ जो एग्जिस्ट करती हैं आप उसी पे ही बाइंडिंग कर पाएंगे, ठीक है। सपोज अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दें कि माय कस्टम प्रॉपर्टी और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं ऐसे टेक्स्ट, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। क्या आ गया, माई कस्टम प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ नोन इनपुट प्रॉपर्टी ऑफ नोन इनपुट। क्यों? क्योंकि इनपुट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिफाइन कर दी गई हैं, बट इन केस ऑफ अगर हम इसे एट्रीब्यूट डिफाइन करना है कि ATTR, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आई, एरर चली गई, तो ये क्या हुआ, अब इस इनपुट को अगर हम इंस्पेक्ट करें गेट एलिमेंट बाय इनपुट और ELEM को सिर्फ लिखें, तो ये देखिए आप वैल्यू कोड जेन, ठीक है। हम लोगों ने कहाँ पे चेंज करा है, ओके, इस इंस्पेक्ट में वी गो टू इंस्पेक्ट एंड चेक इट। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया माय कस्टम प्रॉपर्टी टेक्स्ट। ये चीज़ समझ में आई कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ को नहीं डिफाइन कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ जो एग्जिस्टिंग हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे, लेकिन हम एट्रीब्यूट एंड नंबर ऑफ एट्रीब्यूट डिफाइन कर सकते हैं। सो दीज आर द टू डिफरेंस
कि हमें कब एट्रीब्यूट बाइंडिंग यूज़ करनी है और कब प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज़ करनी है। आई होप यू गाइस गेट क्लियर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। मोस्टली लोगों को नहीं पता होता है प्रॉपर्टी और एट्रीब्यूट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एंगुलर प्रोवाइड कि अब एट्रीब्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। अगर किसी ने jQuery या जावास्क्रिप्ट में कुछ काम करा होगा तो एट्रीब्यूट क्या होता है कि पर्टिकुलर एक फील्ड पे है और हमें उस फील्ड के क्लिक पे 2 वैल्यू रिटर्न करानी है, ठीक है। तब हम कस्टम एट्रीब्यूट डिफाइन करके और उनके वैल्यूज को गेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने जावास्क्रिप्ट में यहाँ मैंने लिखा था एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट, ओके। तो आप n नंबर ऑफ एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट के डिफाइन कर सकते हैं और उसको गेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा है इवेंट बाइंडिंग। सो इवेंट बाइंडिंग क्या होता है, अभी तक तो आपने देखा कि यूज़र जब इंटरेक्ट कर रहा है तो आप उसको वन वे डेटा दे रहे हैं। वन वे मतलब जो आपने HTML प्रॉपर्टीज़ ऐप में डिफाइन करी उनको HTML में डिस्प्ले कर दिया। बट अब यूज़र इंटरेक्ट कैसे करेगा, यूज़र ने डेटा देख तो लिया, अब यूज़र इंटरेक्ट करेगा क्लिक इवेंट के थ्रू, फॉर्म सबमिट इवेंट के थ्रू, मल्टीपल इवेंट्स हैं, ठीक है। तो इन इवेंट के थ्रू कोई भी यूज़र आपके वेब पोर्टल से या वेबसाइट से इंटरेक्ट करेगा। सो अब हम आते हैं इवेंट बाइंडिंग के थ्रू। इवेंट बाइंडिंग में आपके पास जो प्री डिफाइंड सपोज इवेंट्स होते हैं, जैसे क्लिक हो गया, ठीक है, एंड सबमिट हो गया फॉर्म में, की अप हो गया इन केस ऑफ इनपुट, ब्लर हो गया जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी की से ब्लर करते हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ इवेंट्स, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो यूज़ करेंगे। तो अभी एंगुलर में लिखने का तरीका क्या है कि जैसे मान लिया हमें क्लिक इवेंट हमें टाइप करना था, ठीक है, तो हमने क्लिक करा और चेंज स्टाइल फंक्शन को कॉल कर दिया। इन जावास्क्रिप्ट या फिर हम लोग नॉर्मली जब HTML बेसिक लिखते थे तो ऑन क्लिक का यूज़ करते थे, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक का यूज़ करना है एंड दीज कर्ली ब्रेसेस आर डिफाइनिंग कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एक इवेंट बाइंड करा रहे हो, ठीक है। सपोज अगर हम इसको ये हटा दें और यहाँ पे सिंपल लिख दें क्लिक, ओके, एंड कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं मान लिए, तो अभी ये क्या एरर देगा कि क्लिक जो है वो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, ये डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो अभी बटन पे क्या है, ये क्लिक एज अ एट्रीब्यूट काम कर रहा है। हमने नॉर्मल HTML की तरह यूज़ करा, कोई बाइंडिंग यूज़ नहीं करी है। लेकिन अब क्लिक में हम मान लिए अपना जो फंक्शन था चेंज स्टाइल, इसको पास करते हैं, कोई फ़र्क नहीं। क्यों, अभी देखिए कुछ भी नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये एक बस एक एलिमेंट है और उस पर ये अभी एज अ एट्रीब्यूट काम कर रहा है, ठीक है, कि ये क्लिक इसका एक एट्रीब्यूट हमने कस्टम डिफाइन करा है। बट ये इवेंट बाइंडिंग में कब आएगा, जब हम इस जो भी इवेंट का नाम है उसके बाहर ये ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। नाउ इट विल वर्क एज एक्सपेक्टेड। जैसे हमने चेंज स्टाइल पे क्लिक करा, ठीक है, तो अभी चेंज स्टाइल में हम क्या कर रहे हैं कि चेंज स्टाइल फंक्शन, और यहाँ पे हमने स्टाइल की वैल्यू को 2 कर दिया, ठीक है। हम कुछ बेसिक चेंजेस कर लेते हैं सो दैट आपको समझ में आए कि जैसे हमने यहाँ पे क्लास 1 डिफाइन कर दिया है, ओके, और एक एलिमेंट ले लेते हैं और ओके हम क्लिक करेंगे तो ये चेंज होना चाहिए। set style 1, ओके, तो यहाँ पे कुछ डिफाइन थी, मैंने इस पर क्लिक करा, हमारा फंक्शन कॉल हुआ और ये स्टाइल चेंज हो गई, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अचीव इवेंट बाइंडिंग, ठीक है। अब इवेंट बाइंडिंग का जनरली यूज़ हम लोग करते हैं
फॉर्म्स में भी, जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कोड जेन लिखा हुआ आ रहा था, ठीक है, अब हमने इस पर चेंज करा और ये इसकी वैल्यू चेंज हो गई। सो दिस इज़ हाउ परफॉर्म इवेंट बाइंडिंग, ठीक है। सो हमने फॉर्म्स के अबाउट बहुत सारे वीडियोस डाले हैं। सो आप जब फॉर्म का वीडियो देखेंगे सो यू विल एग्जैक्टली अंडरस्टैंड कि ये बाइंडिंग्स हमारे लिए कितनी ज़रूरी हैं, ठीक है। तो स्टाइल बाइंडिंग और क्लास बाइंडिंग ये जनरली हमें यूज़ होती हैं जब हम कोई भी डेटा रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी बाइंडिंग, इवेंट बाइंडिंग, ये जब हमारे क्लिक इवेंट या फॉर्म्स जब हम इंटरेक्ट करते हैं तब हमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हो, प्रॉपर्टी और क्लास का, इवेंट और प्रॉपर्टी का एग्जैक्टली डिफरेंस समझ में आया हो। तो जो भी चीज़ नहीं समझ में आई है सो यू कैन आस्क मी फॉर दैट, और कहीं पे कुछ ऐसा भी मिस हुआ हो उसके लिए भी आप कमेंट में डालें, वीडियो पे अपना रिव्यू शेयर करें और इस पर सब्सक्राइब बटन हिट करें टू सपोर्ट मी, टू मोटिवेट मी, एंड थैंक यू।